कहूंगा कि यह आप इफ्तिखार चौधरी साहब से पूछो जो आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। यह सवाल का जवाब वो बेहतर देंगे क्योंकि वो फैसले उनके किए हुए हैं, मेरे नहीं है। तो ये लेकिन आप क्या समझते हैं, आप एक बैरिस्टर हैं, आप क्या समझते हैं कि वो फैसले दुरुस्त थे या गलत थे? मैं बैरिस्टर हूं लेकिन मैं किताबों में रहने वाला बैरिस्टर नहीं हूं, मैं अमली दुनिया में जिंदगी गुजारने वाला हूं। मुझे पता है कि जब सियासी हालात एक खास तसादम की सूरत हाल पैदा होती है तो इसी तरह की गैर मामूली सूरत हाल पैदा होती है जिसको रिवोल्यूशनरी लीगैलिटी के डॉक्ट्रिन आए हुए हैं और वो मजबूरन हालात के जबर के नतीजे में ऐसे इकदाम किए जाते हैं। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी? एक वजीर आजम अगर किसी आर्मी चीफ को बरतरफ कर देता है तो क्या वजीर आजम का इख्तियार नहीं है? वजीर आजम का इख्तियार तो शायद यकीनन है, लेकिन वजीर आजम के रवैये और उससे पहले मैंने फिर कहा कि जो पिछले हालात के मुहर्रिकात रवैये का फैसला कौन जो मुहर्रिकात थे उन सब के नतीजे में ये अमल रोनुमा हुआ। उस वक्त मैं इन हालात से कपरीवी नहीं था, लेकिन आर्मी का बतौर इंस्टीट्यूशन एक रद्द अमल सामने आया और उस रद्द अमल के नतीजे में वजीर आजम साहब जेल पहुंच गए। एनआरओ किसने करवाया? एनआरओ परवेज मुशर्रफ साहब और उनकी जो हवारी जो जमातें थी, हलीफ जमातें थी, उन्होंने करवाया। वो तो डिनाई करती हैं कि हम उसका हिस्सा नहीं थे। बेशक करे, लेकिन ये यकीनन थे और इनके साथ आप उसके विटनेस हैं? नहीं, मैं नहीं हूं, मैं तो बहुत लेट कमर हूं इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन क्या आप समझते हैं कि एनआरओ एक अच्छा कानून था या एक गलत कानून था? अगर एनआरओ का वो एस्पेक्ट देखा जाए कि जिसमें सियासी लोगों को सियासत के मैदान में आने के लिए फैसिलिटेट करने का जो एस्पेक्ट था वो ठीक था, लेकिन उसके नतीजे में जो लोगों को फायदा हुआ वो मैं समझता हूं। इस पे बात करेंगे हम एक ब्रेक के बाद, क्योंकि एनआरओ के केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट जो है वो पीर से उसकी समाअत कर रही है। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब से, साबिक वफाकी वजीर और साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के बहुत ही करीबी साथियों में से। एनआरओ की बात की आपने, कहा एनआरओ का सियासी पहलू दुरुस्त था। चौधरी शुजात भी ये कहते हैं कि सियासत के हवाले से नेशनल रिकन्सिलिएशन ठीक थी। तो फिर ये जो केसेस के हवाले से बात हुई, ये किसने डील की? ये किस देखें, ये इस सिलसिले में मैं जितना मेरी मालूमात का ताल्लुक है, मैं ये कहता हूँ कि उस वक्त कई ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेर बहस थे, जिनमें एक ये था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को थर्ड टर्म की ऑफर दी जाए, उनको मौका दिया जाए कि थर्ड टर्म के लिए भी इलेक्ट हो सकें एज प्राइम मिनिस्टर। इस पर बात होती रही और प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब को यह कहा गया कि आप उनको थर्ड ऑप्शन ना दें, तीसरी बार उनको जो पाबंदी है उसको बरकरार रखें, लेकिन एक डील के तौर पे या एक उसके तौर पर उनको फैसिलिटेट करें कि वो मुल्क में आ जाएं, क्योंकि वो केसेस के नतीजे में मुल्क में नहीं आ रहे थे, तो आप उनको उनके केसेस खत्म कर दें ताकि वो आ जाएं। और प्रेसिडेंट साहब का इसमें मौक़िफ़ ये था, यह मैं आपको बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि केसेस इसलिए खत्म करने की तरफ उनका रुझान गया कि कई सालों से ये केस, मैंने बताया आपको 1996 से ये केसेस ज़ेर समाअत थे मुख्तलिफ अदालतों में, और अदालतें इनके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही थी। कई जो है ट्रायल में थे, कईयों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, कहीं पे जो है वो अपीलों में केसेस फंसे हुए थे। तो प्रेसिडेंट साहब ने यह फैसला इस तनाजर में किया कि नतीजा कोई नहीं निकलना और पूरा सियासी अमल जो इसके नतीजे में रुकावट। ये सदर को इख्तियार है कि कोर्ट के मामले में खुद फैसला करेंगे? चूंकि कोर्ट फैसला नहीं कर रहा इसलिए मैं कर देता हूं फैसला। एज मैं आपको यह बताऊं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसको यकीनन कानूनी तौर पर यह इख्तियार है कि वो किसी के खिलाफ भी केस विड्रॉ कर सकती है। गवर्नमेंट केस विड्रॉ कर सकती है, उसके लिए एनआरओ की क्या जरूरत है? आपने गवर्नमेंट को एक लीगल उसको कॉन्टेक्स्ट में लाना है और गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन के तौर पे जाती है और विड्रॉ कर लेती केस। वो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए, और साथ में जब मैंने कहा कि ये केसेस विड्रॉ इसलिए हुए कि पॉलिटिकल प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जाए, तो उसके लिए यकीनन एक ऑर्डिनेंस की जरूरत थी जो कि इनेबलिंग एक आपको चाहिए होता है। ऑर्डिनेंस के बगैर हुकूमत केसेस विड्रॉ नहीं करती? यकीनन कर सकती है, लेकिन उसका तरीकाकार अलग है। इस सिलसिले में यही मुनासिब समझा गया और उनके हवारियों ने उनको यही मशवरा दिया कि आप इसको फैसिलिटेट करें। और इस सिलसिले में आपको पता है कि कितनी गुफ्तगू, लेकिन उसकी बुनियादी स्पिरिट यही थी कि साबिक सदर का अपना दौर इख्तिदार चलता रहे। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए उसमें अगर परवेज मुशर्रफ साहब को कोई कोलैटरल फायदा हो रहा था तो वो एक सेकेंडरी सवाल है। असल चीज ये थी कि सियासी अमल जो है वो किसी रुकावट और किसी तसादुम के बगैर स्मूथली चलता रहे। उसके लिए अगर वो हट जाते रास्ते से, तो उनके हटने का उस वक्त कोई मुतालबा ही नहीं था, ना कोई जवाब था। उनका मुतालबा तो पिछले 7-8 साल से था। मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ने उनको 2007 के अक्टूबर तक सदर रहने का इख्तियार दे दिया था। तो उसके बाद तो वो हट जाते,
उसके बाद आगे की बात क्यों सोचने लगे? बाद में तो वो ऐलान कर देते कि मैं 2007 में, क्योंकि उससे पहले वो 2004 में भी ऐलान कर चुके थे। बाद में जब पार्लियामेंट ने उनको इलेक्ट कर दिया, वोट दिए, मेजोरिटी से उनको इलेक्ट किया, तो वो प्रेसिडेंट रह गए। उसके बाद वो छोड़, फिर भी पार्लियामेंट की सवाब दी थी, पार्लियामेंट ने उनको रहने दिया। उसके बाद वो छोड़ देते। कौन सी पार्टी? देखिए अगेन सैफ साहब, बात साबिक सदर के अपने फैसले की थी। वो ना बहसियत आर्मी चीफ भी उन्होंने एक प्रेशर्स के तहत वो छोड़ा, ना वो आर्मी चीफ को ओहदे का छोड़ने को तैयार थे, ना वो सदारत छोड़ने को तैयार थे, और आज भी वो सियासत में आने को तैयार हैं। बिल्कुल, तो सियासत में आना उनका हक है, जिस तरह आपका हक है, मेरा हक है, इस तरह उनका 8 साल कर ली उन्होंने जो भी सियासत करनी थी। 8 साल जिस तरीके से इख्तिदार में रहना था उन्होंने रह लिए, फौज के बलबूते पे या किसी के बलबूते पे। मजहर साहब, कई लोग फौज के बलबूते पे आए और कई लोग फौज की गोद में आकर सियासत में आए, और आज मुल्क के सियाह सफेद के हुक्मरान या बन रहे हैं। अब भी वो सियासत में आए, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। क्या मुल्क की खिदमत उन्होंने 7-8 साल में की? क्या जो 9/11 का फैसला था उनका, या उसके बाद जो आज सूरत हाल बन रही है, आप समझते हैं कि मुल्क की खिदमत? मैं समझता हूं उन्होंने जितनी मुल्क की खिदमत की, अगर उसको नजरअंदाज किया जाए तो ये ना सिर्फ ये मैं समझता हूं कि ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ। उन्होंने पाकिस्तान का बहुत काम किया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को बड़े फायदे उनकी दौरे हुकूमत में मिले हैं, मईशत, सियासत, सियासी इस्तेकाम। पहली बार पार्लियामेंट ने 5 साल की मुद्दत पूरी की, औरतों को हुकूम दिए, अकलियतों को हुकूम दिए, और मुल्क की सॉवरेंटी का जहां तक ताल्लुक है, आपके मुल्क के अंदर किसी बैरूनी जो है मुदाखलत का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। आज आपके ड्रोन हमले रोज हो रहे हैं, बल्कि बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं। ड्रोन हमले पे कॉम्प्रोमाइज किसने किया था? ड्रोन हमलों की इजाजत किसने दी थी? आपकी मौजूदा हुकूमत ने दी है। किसी शख्स क्या साबका हुकूमत में ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे? सिर्फ एक हमला हुआ था डामाडोला पे। क्या उसके जो पूरा जो उसके बाद जो अमेरिकन से सारी डील हुई है वो किसने की है? इससे पहले पिछले 7-8 साल में कौन अमेरिका से डील करता रहा? अमेरिका से डील तो करना आपकी मजबूरी थी। आप कोई शख्स अमेरिका क्या मजबूरी थी? आप कन्फ्रंटेशन, क्या आप मुझे आज ये कहते हैं कि आपकी फौज आज ये हिम्मत कर सकती है, आज हुकूमत ये हिम्मत कर सकती है कि अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन लेने की क्या जरूरत है? आप अपने तौर पे आप अमेरिका की फौज जो है अफगानिस्तान में आपके बॉर्डर पे पड़ी हुई है, वो आपसे कार्रवाई की डिमांड करते हैं, और आपके मुल्क के अंदर जो इस वक्त दहशतगर्दी जो हो रही है, और जो लोग आज ये जो हमला हुआ, ये परवेज मुशर्रफ ने कराया, जो कल जो रावलपिंडी में धमाका हुआ, वो तो एक सीरीज चलती है। मैं वही बात करूं ना, तो ये हालात, ये अवामिल मौजूद थे। इन अवामिल के नतीजे में मजबूरी में आप बास फैसले करते हैं, और बाज़ औक़ात आप जो है ना चाहते हुए भी नापसंदीदा फैसले भी करते हैं। लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपने सॉवरेंटी को जो है वो कंप्रोमाइज, सॉवरेंटी को कॉम्प्रोमाइज में इसलिए कह रहा हूं कि आज पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स में, और ये आज की बात नहीं है, चंद सालों में, आप जिस वक्त एयरपोर्ट पे जाते हैं किसी इंटरनेशनल, उस पर आपकी तस्वीर जाती है और वो डायरेक्ट अमेरिकन उसमें वो मॉनिटर करते हैं। सारी मॉनिटरिंग आपने उनके हाथ में दे दी है, सारी चीजें आपने उनके हाथ में दे दी हैं। आप बिल्कुल वॉर ऑन टेरर में आपका एक अपना रोल होना चाहिए, अपनी एक खुद मुख्तारी को साथ रखते हुए। आपने बलूचिस्तान में एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी, क्राइसिस खड़ा कर दिया। अकबर बुख्ती के कत्ल के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बलूचिस्तान अलहदा। मैं अकबर बुख्ती पे मैं आना चाहता हूं। आपने अकबर बुख्ती की बात की, आप कहते हैं आपने सूरत हाल खड़ी की। आपको याद होना चाहिए पाकिस्तान की तारीखी हिस्ट्री है, सियासी हिस्ट्री है कि ये ऑपरेशन बलूचिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर से तो खत्म हो गया था फिर? नहीं, वो किसी ना किसी शक्ल में जारी था। फौज भी वहां थी और उसके अलावा वहां पे एक टेंशन भी थी। और ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है बलूचिस्तान की, ये परवेज मुशर्रफ साहब ने नहीं शुरू की, ये वहां पे थी। आपको पता है कि आर्मी इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए हैं, आर्मी की कॉन्वॉयज पे हमले होते थे, आपकी सुई के इंस्टॉलेशंस पे हमले होते थे, और उसके नतीजे में इंसर्जेंसी की एक सूरत हाल थी जिसमें हुकूमत ने वहां आर्मी ऑपरेशन करवाया। आर्मी ऑपरेशन जब हो रहा था तो बाकायदा इंसर्जेंट्स और आर्मी के दरमियान एक तसादुम की सूरत हाल थी, हूबहू ऐसी सूरत हाल जो आज वजीरिस्तान में तालिबान और पाक फौज के दरमियान है। अब अगर आप ये समझते हैं कि वो परवेज मुशर्रफ या पाक फौज की गलती थी, तो मैं समझता हूं ये पाक फौज के साथ भी ज्यादती है और पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है। वो इंसर्जेंट्स थे, और अकबर बुख्ती की मौत जो वाकया हुई, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। किसी इंसान की मौत नहीं होनी चाहिए इन हालात में, लेकिन अकबर बुख्ती की मौत आर्मी के एक ऑपरेशन के दौरान हुई है, और उसमें आपके 3 सीनियर फौजी अफसरान भी अपनी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। किसने कहा था कि अगर एक गोली भी आएगी तो पता भी नहीं चलेगा? तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने कई बार ये नहीं कहा कि मैं तालिबान का ये हशर कर दूंगा और वो हशर कर दूंगा, बैतुल्लाह मसूद का ये कर दूंगा? आप क्या बात हुई? अगर ये मैं कहता हूं किसी के बारे में कि अगर एक गोली भी आई मुल्ला, उसके रिपरकशंस क्या होते हैं? उसके रिपरकशंस ये होते हैं कि जंग की सूरत हाल जारी थी उस वक्त। देखिए, एक मामूली सी बात को आप लोग अगर बुनियाद बना दें कि ये सारा वाकया या सारा
जो हादसा था ये उनके नतीजे उनकी जनरल मुशर्रफ के दौर में बुनियाद परस्ती बढ़ी है, कम हुई है? पूरी दुनिया में बढ़ी है बुनियाद परस्ती, जनरल मुशर्रफ के दौर में नहीं बढ़ी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म उनके दौर में ज्यादा बढ़ा है कि कम हुआ है? रिएक्शन के तौर पे जब 9/11 का वाकया और अमेरिका का अटैक हुआ अफगानिस्तान